गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है और नए गुणों के साथ होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें दूध से दही का बनना, तो दूध जो होता है उसके गुण अलग होते हैं और दही जो बनती है उसके गुण अलग होते हैं। तो एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ अभिकारक और उत्पाद के बारे में, तो जैसे ये एक रासायनिक परिवर्तन को यहाँ पर दर्शाया गया है जिसके अंदर लिखा गया है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें मिला जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसके अंदर एक तो अभिकारक है और एक उत्पाद है। तो अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, और पदार्थ वो चीज़ होती हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, जिनका निर्माण होता है, उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। हमारे दिन प्रतिदिन की जो दैनिक दिनचर्या है उसके अंदर अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, तो हम काफ़ी सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, हम आसपास लोहे पर जंग लगना देख सकते हैं, दही, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो इसके लिए कुछ प्रेक्षण होते हैं जो हमें दिखते हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं भी होगी तो कैसे पता चलेगा? वहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस में परिवर्तन हो सकता है। अब अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ ठोस अगर है तो ठोस से वो गैस में परिवर्तित हो सकती है, तरल में परिवर्तित हो सकती है। रंग में परिवर्तन से मतलब उसका रंग परिवर्तित हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तापमान में परिवर्तन का मतलब है जब कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसका तापमान बढ़ सकता है। गैस का उत्सर्जन मतलब कोई गैस बाहर निकल सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। अब जब कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं, जैसे हमने ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण पढ़ा कि जिंक की जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम अगर फॉर्मूले के अंदर लिख दें या संकेतों के अंदर दर्शा दें तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे जिंक के लिए यहाँ पर Zn लिख दिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 लिख दिया गया, और जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 लिख दिया गया, हाइड्रोजन के लिए H2 लिख दिया गया। तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है हमारा। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा अगर हम दें तो रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हम जितने भी तत्व हमारे प्रयोग हुए हैं या कोई भी उत्पाद है तो उनके उत्पादों के या अभिकारक के अंदर जितने भी तत्व आए हैं उन सब के प्रतीक वहाँ पर दर्शाएं, उनके रासायनिक सूत्र उनके वहाँ पर दर्शाएं, तो हम उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है। ये जब भी हमें दर्शानी हो तो जो तीर का निशान हम दिखाते हैं उस तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख के इनको दर्शाया जाता है। अब जब कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है तो उसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया बहुत ज़रूरी होती है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी भी रासायनिक क्रिया को हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जब बोलते हैं जब अभिकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ जितने भी तत्व आए हैं उन तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो हम कहते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा गया है कि Fe मतलब आयरन
प्लस H2O मतलब वाटर, इससे हमें मिला आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसके अंदर हम अलग अलग तत्वों के जब परमाणुओं की संख्या गिनेंगे तो हमारे पास अभिकारक की साइड में आयरन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। दूसरी तरफ गिनते हैं तो उत्पाद की तरफ आयरन 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास, आयरन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पर जो परमाणुओं की संख्या है, जब हम उत्पाद की बात करेंगे तो उत्पाद के अंदर आयरन के जो परमाणु हैं वो 2 हैं, ऑक्सीजन के परमाणु की बात करें तो 3 हैं, और हाइड्रोजन के परमाणु की बात करें तो 2 हैं। ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। अब अगर हम इनको तुलना करें कि अभिकारक और उत्पाद में क्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं हो तो हम क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाला रासायनिक समीकरण असंतुलित है, उसका हमें संतुलन करना पड़ेगा। तो संतुलन करने के लिए हमने इसका संतुलन किया हीट एंड ट्रायल मेथड से, और संतुलन करने के बाद हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन बन गई, जिसके अंदर इस समीकरण के अंदर हम देखेंगे कि आयरन 3 है, यहाँ भी आयरन 3 है, उत्पाद की तरफ भी, अभिकारक में हाइड्रोजन 8 है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 8 है, अभिकारक में ऑक्सीजन 4 है, उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 है। मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के अंदर बराबर है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है। अब जब कभी भी किसी भी अभिकारक या उत्पाद के अंदर किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था को लिखना हो, तो अगर वो ठोस है तो उसके लिए S लिखा जाएगा, अगर वो द्रव है तो L लिखा जाएगा, अगर वो गैस है तो G लिखा जाएगा, और जलीय विलयन है मतलब उसके अंदर पानी मिलाया गया है तो AQ लिखा जाएगा। जैसे इस रासायनिक समीकरण में लिख के दिखाया गया कि आयरन जो है वो ठोस होता है, वाटर जो है वो गैसेस अवस्था में था यहाँ पे, और आयरन ऑक्साइड बना, उसके बाद हाइड्रोजन बना। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसी भी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक अकेला उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बताते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है संयोजन अभिक्रिया के लिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल गया। तो ये क्या है? ये एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो संयोजन अभिक्रिया कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके अंदर हमें कुछ अब बात करते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब इनके अंदर ऊष्मा पैदा होती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन जब किया जाता है तो उसके अंदर ऊष्मा पैदा होती है। इसको यहाँ रासायनिक समीकरण के द्वारा दिखाया भी गया है कि किस तरीके से ऊष्मा यहाँ पर पैदा हो रही है। जिस तरह सब्शन है, सब्शन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये हमारा NCERT का भी प्रश्न है कि क्यों सब्शन को एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया माना जाता है। तो सब्शन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा पैदा करता है। ऊष्मा पैदा होने की वजह से इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। अब दूसरा बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया क्या है? ये ठीक वियोजन अभिक्रिया जो है वो ठीक संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया हमने पढ़ लिया था क्या है। संयोजन अभिक्रिया के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी और एक अकेला उत्पाद बनेगा, लेकिन वियोजन
के अंदर जब हम बात करेंगे तो उल्टा कर देंगे वियोजन के अंदर। वियोजन के अंदर क्या होगा कि एक अभिकारक होगा और एक से ज़्यादा उत्पाद होगा। अब वियोजन जो है वो ऊष्मीय वियोजन होगा, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को तोड़ना है तो हमें ऊष्मा खर्च करनी पड़ेगी, तो ऊष्मा द्वारा वियोजन किया जाएगा। जब ऊष्मा द्वारा वियोजन करेंगे तो वो ऊष्मा अलग अलग रूप में दी जाएगी, जैसे विद्युत के रूप में दी जा सकती है, या प्रकाश के रूप में दी जा सकती है, या कोई अभिक्रिया ऐसी हो सकती है जिसमें हम प्रकाश के रूप में दे सकते हैं, विद्युत के रूप में दे सकते हैं, या किसी चीज़ को गर्म कर सकते हैं, मतलब साधारण रूप में ऊष्मा हम उसको दे सकते हैं, ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में दे सकते हैं। तो ऊर्जा जब हम देते हैं विद्युत के रूप में, तो विद्युत के रूप में ऊर्जा देने पर जो वियोजन होता है उसे कहते हैं वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन कहलाता है। इसका उदाहरण अगर हम बात करें तो उदाहरण के लिए हमारे पास है कि अगर जल के अंदर से विद्युत पास की जाए तो ये इसका वियोजन हो जाएगा और इसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ें बनेंगी। ये दिखाया भी गया है कि दो परखनली लगाई गई है जिनके अंदर ऊपर ऑक्सीजन और एक के अंदर हाइड्रोजन, दोनों के अंदर ये गैस बन गई हैं। दूसरा है हमारा प्रकाशीय वियोजन। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई वियोजन होगा तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जिस तरह सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसको अगर प्रकाश की रोशनी में रख दिया जाए तो इसका वियोजन हो जाएगा, सिल्वर और क्लोरीन में ये टूट जाएगा। इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तीसरी है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक स्थान से विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिखाया गया है कि Fe जो है, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट CuSO4 के अंदर से कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और इसकी जगह पर खुद चला जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देगा। जैसे एक और उदाहरण लिखा गया, जिंक की अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो जिंक जो है उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पे खुद चला गया। इसके बाद है अगला द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर नए उत्पादों का निर्माण होगा दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो उसकी वजह से जब कभी भी अभिक्रिया होगी तो उसे हम द्विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ये सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है ये यहाँ गलत लिखा गया है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, यहाँ पर ये लिखेंगे Na2SO4। इसके बाद है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन बोलते हैं। और जब, या फिर हम कहें जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन निकल जाए, हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए तो उसे बोलते हैं उपचयन। जैसे उदाहरण के लिए एक यहाँ पर समीकरण लिखा गया है। समीकरण क्या लिखा गया है? CuO+H2 से Cu+H2O मिला, तो यहाँ CuO से और Cu पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से चला गया तो हम क्या कहेंगे कि ये उपचयन हुआ है। अगला हमारा अपचयन। अपचयन जो है वो उपचयन का ठीक उल्टा होता है। इसके अंदर ऑक्सीजन तो हट जाता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे यहाँ पर ये अभिक्रिया दोबारा से दर्शाई गई है जिसके अंदर लिखा गया है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन
से हमें कॉपर प्लस जल मिला, तो कॉपर ऑक्साइड जो था इसके अंदर ऑक्सीजन था और अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। हाइड्रोजन जो था इसके अंदर ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन का मिलना जो है वो क्या कहलाता है, उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बन जाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हों। अब बात करते हैं उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव की। हमारे दैनिक जीवन के अंदर उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। हमारे दैनिक जीवन के अंदर अगर हम बात करें तो इसका हानिकारक प्रभाव ही है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं संक्षारण की। जब कोई भी धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं तो उस धातु की जो ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लग जाता है, चांदी के जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर काली परत जम जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है, तो ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। अब इनको बचाने के लिए फिर हम अलग अलग तरीके प्रयोग करते हैं, जैसे ये शतलेपन करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं, पेंट करते हैं, और तो इनसे हम धातुओं को बचाते हैं। दूसरा जो उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री है, जब ये वायु के संपर्क में आ जाते हैं तो इनका उपचयन हो जाता है, जिससे इनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को रोका भी जा सकता है। इसके रोकने के क्या क्या तरीके, सबसे पहला तरीका है कोई ऑक्सीकारक हम यूज़ करें। ऑक्सीकारक मतलब जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री के अंदर ऑक्सीजन को आने से रोके, उपचयन होने से रोके। दूसरा, खाद्य सामग्री को किसी भी वायुरोधी बर्तन में बंद करके रखे। तीसरा, हम फ्रिज में डाल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं, और वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। जैसे कुरकुरे होते हैं, चिप्स होती हैं, इनके जो पैकेट होते हैं उनके अंदर हवा नहीं डाली जाती, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो वो नाइट्रोजन गैस जो भरी जाती है वो किसी चीज़ के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसलिए इस विकृत गंधिता से रोकने के लिए वो ऐसा किया जाता है।